बिल्कुल यूपी में तो राम राज्य आया हुआ है और बिल्कुल विष्णु के अवतार मठाधीश जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग अगर भूल गए हों कि राम राज्य कैसा होता है तो उसकी वानगी पेश की जा रही है। ये जो विष्णु के दो अवतार हैं, एक प्रधानमंत्री बना है और एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना। कल के अवतार है क्या? अब ये क्या कहें, ये सारे अवतारों से ऊपर है। अपने सदी के सबसे क्रूरतम लोग हैं। महिलाओं का कैबिनेट बनाएंगे और महिलाओं के चीरहरण पर उनकी जबान नहीं खुलेगी। वो लखनऊ में किसी सड़क पर बैठ सकते थे अपने लोगों के साथ में, बहन जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो तो उतने एक्टिव हमको नजर नहीं आ रहे, तो फिर रोकेगा कौन इनको? लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर अगर कोई भाजपा से लड़ रहा है तो वो सपा का कार्यकर्ता है, और नेता फिर केवल ट्वीट करके कहता है कि सब याद रखा जाएगा। कैसे याद रखेंगे? ये कैबिनेट बैठक में किसकी हिम्मत है मोदी और अमित शाह के सामने कुछ बोल पाएगा? ये मंत्री लोगों की कोई हैसियत बची है? हर काम ओबीसी के खिलाफ किया। तो अब अगर प्रधानमंत्री रह करके वो आदमी ओबीसी का कुछ कल्याण नहीं कर पाया तो ये 27 ओबीसी कुछ कर पाएंगे? यही हमारा काम है। ये संघ के थोड़ा संघ सब में है ना, तो थोड़ा सा संघ एनडीटीवी में है, थोड़ा सा संघ जो है लिबरल लोगों में है। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज वीक की इस खास पेशकश में। मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो जाने माने विचारक लेखक हैं और इनके वीडियो काफ़ी पसंद किए जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव से हम बात करेंगे क्योंकि इस समय देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। जाति के आधार पर कैबिनेट बनाई जा रही है और जाति का कार्ड खेला जा रहा है, और यूपी की राजनीति में तो तूफान आया हुआ है। कहीं किसी का चीरहरण हो रहा है तो कहीं किसी को गोली मारी जा रही है, और पुलिस जो है वो एक जोकर की तरह देख रही है कि हो क्या रहा है। तो इन तमाम जरूरी मसलों पर हम बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया सुमित जी। मेरा पहला सवाल ये कि अभी कुछ वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, आपने यूपी से आए हुए थे, आप यूपी से हैं, आपके चहेते मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। तो वो जो वीडियो देखे आपने, उनसे क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है कि यूपी में हो क्या रहा है आजकल? बिल्कुल यूपी में तो राम राज्य आया हुआ है और बिल्कुल विष्णु के अवतार मठाधीश जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग अगर भूल गए हों कि राम राज्य कैसा होता है तो उसकी वानगी पेश की जा रही है। उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, निश्चित रूप से इस समय दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री जो जुल्म सितम की इंतहा हो वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के यहाँ चल रहा है। और वो हो क्या रहा है? वह बिल्कुल लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर दिखाया जा रहा है। तमाम कथित तौर पर मुख्य धारा मीडिया जो है उसको कहीं से यहाँ लोकतंत्र की हत्या जैसा नहीं दिख रहा है। वो लोग यह तो कह रहे हैं, उसमें से कुछ लोग, कि उत्तर प्रदेश में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ गैर बराबरी और अत्याचार हो रहा है, उनका चीरहरण किया जा रहा है, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे हैं कि यह कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है। सिस्टम कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। बिल्कुल, वो जो अदृश्य सा सिस्टम है। पहले के ज़माने में एक समय में पेट्रोल का दाम बढ़ने से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था। आजकल प्रधानमंत्री चूंकि जब से दाढ़ी बढ़ाए हैं, कद बढ़ने के बाद दाढ़ी जब से बढ़ी है, तब से वो बिल्कुल विष्णु के अवतार हो गए, उनका नाम कोई नहीं लेता। वैसे ही उत्तर प्रदेश में गुस्सा तो बहुत लिबरल लोगों को आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हालांकि हत्या कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं ले रहे। जिसके शासन और प्रशासन के निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है, वहां गुस्सा आ रहा है, लेकिन किस पर, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो ये हो रहा है, ये आगामी विधानसभा का डेमो चल रहा है। जब पंचायत चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में, पंचायत चुनाव और नगर निगम का चुनाव है ये, इसमें सीधे पुलिस और प्रशासन खड़े होकर के पर्चा दाखिल न होने देना, और जो लोग पर्चा दाखिल करने आ रहे हैं या उनके जो साथ के लोग हैं उनके ऊपर सीधे हमला करना, और पुलिस या तो पीछे खड़ी है या बम और गोली चल रही है तो भाग रही है, अपना अस्तित्व बचा रही है। लेकिन पुलिस तो सीएम के उस पे आदेश पे काम करेगी। हाँ, वो जब कहते हैं ना कि ठोको, गोली मारो, तो वो जो सीएम का आदेश होता है वो वाली पुलिस है। जो बंदूक नहीं चलती है तो मुंह से ठाए ठाए करती है। ऐसी पुलिस उत्तर प्रदेश में है। उस पुलिस को इतना पंगु बना दिया गया कि वह, या तो उसको निर्देशित कौन कर रहा है, एक खद्दरधारी भाजपाई गुंडा,
और वहां बैठ करके पुलिस को आदेश दे रहा है कि वो सपा का है, वो बसपा तो खैर नहीं चुनाव लड़ रही है, लेकिन इनमें जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको निर्देशित कर रहा है पुलिस वालों को कि आप इनको रोकिए, आप इनके पर्चे छीनिए। तो भाजपाई गुंडे आगे खड़े हैं, उनके पीछे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और पुलिस को निर्देश दे रहा है एक खद्दरधारी नेता। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा है? मेरा सवाल यह है कि हम उन लोगों की चिंता छोड़ें जो बंगाल और केरल में हिंसा होती है तो लोकतंत्र की हत्या होने लगती है, वहां वो धरने पर बैठ जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल चुनाव के बाद जाकर बंगाल में धरने पर बैठ गया कि बंगाल में हिंसा हो रही। उत्तर प्रदेश में क्या ये राम राज्य में वध हो रहा है बालिका? इसमें कोई हिंसा नहीं है। लोकतंत्र अब बिल्कुल शिगुफे की तरह बचा है और पुलिस और प्रशासन यह बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए कि भाजपाई जीतें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह जनता वहां की मान चुकी है कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ये बौखलाहट है? निश्चित रूप से अगर बौखलाहट न होती तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पंचायत चुनाव का प्राथमिक स्तर होता है जिसमें सदस्य चुने जाते हैं, जो सिंबल पर लड़ा गया, उसमें भाजपा तो दूसरे नंबर पर हो गई, निर्दलीय सबसे ज्यादा, फिर समाजवादी पार्टी, फिर भाजपा। तो जिसके सदस्य ज्यादा जीते उनके अध्यक्ष होने चाहिए, और अध्यक्ष होने की बजाय यहां पर पर्चा दाखिल नहीं होने दिया गया, तमाम तरह की दिक्कतें की गई और इनके अध्यक्ष जीत गए। यानी इनको संकेत मिलने लगा था कि हम यहां हार चुके हैं, तो ये अपनी हार छिपाने के लिए शासन प्रशासन को भाजपा के एजेंडे पर काम कर। मैं तो उन लोगों पर तरस खाता हूं, जाने कितने ख्वाब देख करके ये लोग IAS PCS बनते हैं और ये किसका वो आदेश मान रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या करने वाले आदेशों को मान रहे हैं DM और SP, और DM और SP खड़े होकर के पर्चा दाखिल। हमारे आजमगढ़ की खबर ये है, आजमगढ़ में वो DM और SP खड़े होकर के कह रहे हैं कि आपके पर्चे नहीं दाखिल होंगे। 20 साल 25 साल पुराने मुकदमे खोले जा रहे हैं। तो ये DM और SP भूल गए कि सरकारें आती जाती हैं, रोज हर समय भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। तो आप ये लोकतंत्र कहां बचा है? मीडिया के पत्रकार लोग मारे जा रहे हैं और मीडिया चैनल खबर भी नहीं चल, मीडिया चैनल वो सिस्टम को खोज रहा है कि किसके ऊपर कहा जाए, क्योंकि योगी जी तो देखने में भी फकीर आदमी लगते हैं। एक को तो बोलना पड़ा कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना, वो तो बेचारे देखने में ही साधु संत लगते हैं, तो वो कभी हिंसक नहीं हो सकते। इस समय उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या का, लोकतंत्र का सबसे जो क्रूरतम तानाशाही रूप हो सकता है, जो राम राज्य के फ्रेम में है, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और यह अगर पंचायत चुनाव में इस स्तर पर है तो आप कल्पना करिए सुमित जी कि यह राज्य के विधानसभा चुनाव में किस स्तर पर देखने को मिलेगा। ये किन प्रकार इन्हें यूपी जीतना है, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब राम मंदिर बनवा दिए हैं उसके बाद अगर ये 22 में चुनाव हार गए तो ये मुंह किसको दिखाएंगे? पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। और उस नारे का क्या होगा कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो पूरी राजनीति जिस नफरत की सियासत पर इनकी टिकी हुई है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए ये जो कर रहे हैं ये उसकी शुरुआत है। अगर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल इस देश के लिबरल आवाम सीधे मुखालफत अगर नहीं करती है, उत्तर प्रदेश को लेकर के गहरी नजर नहीं रखती है, तो बिहार से भी क्रूरतम खेल यहां पर खेला जाएगा और जीता हुआ चुनाव विपक्षी दलों को हरा दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा फिर से बांध दिया जाएगा। लेकिन ये जिम्मेदारी तो लक्ष्मण जी विपक्षी दलों की है, जो नेता है वहाँ की जो पार्टियां हैं। हम उन्हें देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, सड़क पे नहीं आ रहे हैं, उनको जबकि चाहिए था कि इतना कुछ हुआ। उनकी जो प्रत्याशी थी उनका किस तरह से चीरहरण हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोगों ने जो किया, वो लखनऊ में किसी सड़क पर बैठ सकते थे अपने लोगों के साथ में। बहन जी ने ऐलान कर दिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो तो उतने एक्टिव हमको नजर नहीं आ रहे, तो फिर रोकेगा कौन इनको? बिल्कुल ये वाजिब सवाल है। कई बार जनता तो नेता के पीछे खड़ी होती है, और जब आप 2 बार, आप मायावती जी हैं 4 बार CM रह चुकी हैं, अखिलेश यादव के पिताजी 3 बार CM रह चुके हैं, खुद अखिलेश यादव 5 साल CM रह चुके हैं, यानी आप लोग सिस्टम के लोग हैं। आप लोग को बखूबी पता है कि शासन प्रशासन कैसे चलता है। तो अब बहन जी का क्या तर्क है, वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पे बहुत कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक बात तो है कि जिस दलित समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर बहन जी हैं, उनका
कोर कैडर जो है वो कई बार सामाजिक संरचना में ऐसी जगह पर नहीं होता है कि वो सीधे मुठभेड़ कर सके, वो मुकदमे झेल सके। वो एक अभी बहुत शुरुआती दौर में है कि इसलिए बसपा इस तरह चुनाव नहीं लड़ती, कई बार ये समझ में आता है। लेकिन बहन जी को भी और खासकर अखिलेश यादव जी को यह बात सोचनी होगी कि जब आपको देश आजाद भारत के सबसे क्रूरतम नेताओं से लड़ना है, पहले के लोगों में थोड़ा बहुत लिहाज हुआ करता था, पहले के लोग विपक्षी लोगों को थोड़ा बहुत सहूलियत दे देते थे, एक मर्यादित चुनाव होता था, हर जगह अपराध और तमाम तरह की हिंसा होती थी लेकिन एक मर्यादा के भीतर रहती थी। ये जो विष्णु के दो अवतार हैं, एक प्रधानमंत्री बना है और एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना है। कल के अवतार है क्या? अब ये क्या कहें, ये सारे अवतारों से ऊपर हैं। इन दोनों के राज में हिंसा तो कोई शब्द ही नहीं बचा है। अपने सदी के सबसे क्रूरतम लोग हैं। महिलाओं का कैबिनेट बनाएंगे और महिलाओं के चीरहरण पर उनकी जबान नहीं खुलेगी। किस बात के आप प्रधानमंत्री हैं और किस बात के ये मुख्यमंत्री हैं? तो आपकी लड़ाई किससे है? आजाद भारत के सबसे क्रूरतम नेताओं से है, सबसे हिंसक नेताओं से, सबसे दागदार। आप योगी आदित्यनाथ मठाधीश को इसके पहले क्यों जानते थे? नफरती बयानों के चलते। कब्र से निकाल करके बलात्कार करने की धमकी मुस्लिमों के लिए किसने दी? इसी वजह से तो ये लोग चर्चित रहे हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी, देश में 28-29 राज्य हैं, कितने मुख्यमंत्री चर्चित हुए? लेकिन 2002 के बाद अगर कोई चर्चित हुआ तो नरेंद्र मोदी है। जिसको तड़ी पार करके राज्य से दरबदर किया गया वह व्यक्ति अमित शाह के रूप में चर्चित हुआ। इन लोग का नाम कैसे हम जानते हैं? सही बात। इसी दंगे और हिंसा की वजह से। तो अभी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। एग्जैक्टली। अगर ये लोग आपके सामने चुनौती बन के खड़े हैं तो आपको थोड़ी तकनीक बदलनी चाहिए, मुखर होकर के लड़ना चाहिए। आप वैसे हिंसक नहीं हैं, आपके पास कैडर हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास आरएसएस जैसा एक बैकअप संगठन नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, मगर आपको ये पता है कि जितना जनता के खिलाफ ये पूरी लड़ाई है उससे ज्यादा तो आपकी पार्टी के खिलाफ है। आपकी पॉलिटिकल पार्टियों का अस्तित्व भी इस बात पर टिका है कि आप भाजपा को हराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तेजस्वी ने सड़क पर उतर करके पूरे बिहार में एक उम्मीद जगाई कि हाँ हम उनसे लड़ सकते हैं। वहां तो नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार के सामने भी तेजस्वी इतने रेडिकल हैं, तो योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने अखिलेश यादव को कितना रेडिकल होना चाहिए ये अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। आप कुछ नहीं करते। आप, अच्छी बात है कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, उस महिला से भेंट की, ट्वीट किए कि बहुत खराब है, सब याद रखा जाएगा, सब अपराधियों अधिकारियों का हिसाब रखा जाएगा। आप सीएम बनेंगे तब ना न्याय करें। अरे मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा ही रहा तो आप सीएम कैसे बनेंगे? बन ही नहीं पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से त्रस्त है और मैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो मैं देख पा रहा हूं, साफ तौर पर यह संकेत आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती है। अब केवल लड़ाई इस बात को लड़ने की विपक्ष ये साबित करे कि हाँ हम उनके विकल्प हैं। इसके लिए थोड़ा मुठभेड़ करनी पड़ेगी, सड़क पर आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मोड से अखिलेश यादव जी को थोड़ा बाहर आ, विधानसभा के गेट पर अगर अखिलेश यादव दिन भर के लिए धरने पर बैठ जाते, हाँ कि ये जो आपका हिंसा हुई है हम इसका सत्याग्रह पूर्वक विरोध करते हैं, कितना बड़ा संदेश जाता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर लाठियां मुकदमे खा रहे हैं, नेता नहीं इनकी लाठी खाते दिखते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर अगर कोई भाजपा से लड़ रहा है तो वो सपा का कार्यकर्ता है, और नेता फिर केवल ट्वीट करके कहता है कि सब याद रखा जाएगा। कैसे याद रखेंगे? तो विपक्षी दलों को थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा मुखर होना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई न जिनसे है ना वो क्रूरतम लोग हैं। तो आप क्रूर नहीं हो सकते तो कम से कम लोकतांत्रिक हक को मानते हुए सड़क पर उतरे। लोहिया जी को मानते थे आप? लोहिया जी कहते थे सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती, विधानसभा आवारा हो चुकी है, सड़कों को खामोश लोहिया के वारिस छोड़ रहे हैं। सड़कों पर अपने कार्यकर्ता के आगे नेता को खड़ा हो जाना होगा, सिंपल। लेकिन लक्ष्मण जी, जो ये हम सामाजिक न्याय के विचार वाली पार्टियों के जिनके हम नाम लेते हैं, तो इनकी राजनीति को एक जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है और जातियों की राजनीति के आधार पर इनकी पहचान को स्थापित किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जाति का जो कार्ड है वो हमारे 100 घोषित
ओबीसी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने 27 ओबीसी को जो है कैबिनेट मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में शामिल किया है, कई को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है, तो एक चैलेंज दे दिया है कि ये जाति की जो राजनीति है ये सिर्फ तुम नहीं कर सकते, अभी हम मुकाबले में आ गए हैं। कैसे देखते हैं इसे? ये जो मुख्यमंत्री गुजरात के रहे और फिर प्रधानमंत्री बने, विष्णु के अवतार, इसने अपनी जाति तो 2014 के चुनाव में बता दी थी। कोई देश में नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, और इस व्यक्ति ने चुनाव प्रचार के समय बोला कि मैं ओबीसी हूं, जो कि 2002 के बाद इसने अपनी जाति को जनरल से निकाल के ओबीसी में अटल गवर्नमेंट में किया, उन्होंने लिस्ट में डाला। यानी जातिवादी कौन हुआ? नरेंद्र मोदी से किसने पूछा था कि जाति बताओ? रामनाथ कोविंद को तुमने राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि एक दलित को हमने राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों की जातियां आपसे किसने पूछी? तो जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक दल, ये दल अगर राजनीति करें कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, हेमंत सोरेन हैं, ये लोग अगर राजनीति करें कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हक हुकूक मिलना चाहिए, इनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, इनके साथ न्याय होना चाहिए, तो इनके ऊपर ये पूरी मुख्य धारा मीडिया, केवल नेता ही नहीं, ये दिल्ली में बैठे अंग्रेजी बोलने वाले गिटपिट किटपिट, ये जो कुलीन मीडिया घराने के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मनुस्ट्रीम मीडिया, कथित मेन स्ट्रीम मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया, प्लस ये जो एलीट कुलीन अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवी तबका है, जो नरेशन सेट करता है कि देश में राजनीति किस दिशा में होनी चाहिए, किताबें लिखता है, आर्टिकल लिखता है, वो क्या बोला? राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी अगर कहे कि इन जातियों को हक मिलना चाहिए तो वो जातिवादीकरण था। तो इन सारे लोगों से जातियां पूछी किसने थी? उसी सीक्वेंस में आप इसको जोड़िए। आप बना रहे थे, आपने कैबिनेट को बना रहे थे, तो पहले क्यों नहीं बताया कि मान लो 50 मंत्री हैं, तो पहले भी बताते कि 50 में 45 ब्राह्मण बनाए हमने। वो क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया ब्राह्मण का नाम? क्यों नहीं बताया कि राजपूत कितने हैं, राजनाथ सिंह के कितने ठाकुर बने, अजय सिंह बिष्ट क्यों नहीं बताता कि वहां पर कितने लोगों को, ठाकुरों को डीएमएसपी बनाया? अखिलेश यादव की सरकार में बदनाम करने के लिए 86 एसडीएम में 54 एसडीएम कह दिए यादव है। और जब बाद में रिपोर्ट लगी तो पता चला कि उस पूरे अखिलेश यादव के सत्र में 50 से ज्यादा एसडीएम हुए ही नहीं थे यादव, और एक बार में 54 एसडीएम यादव कर दिया, और पूरी अखिलेश सरकार को कह दिया कि यादववादी है। मायावती जी के लिए कह देंगे कि वो दलितवादी हैं, जाटववादी हैं, और जाटव यादव को बदनाम करके उत्तर प्रदेश का पूरा वोट बैंक खींचने में कामयाब हो गए। अति पिछड़ा और अति दलित लोग तो इतना भी खोजबीन कर नहीं पाते, तो इन्होंने वो चीज़ समझी नहीं। तो आज वो सारे, अभी तो एक रिपोर्ट में देख रहा था 70-72 जिले हैं ना, उसमें से 54 में तो ठाकुर डीएम हैं और 45 में एसएसपी जो ठाकुर हैं वो एसपी हैं। कोई जातिवादी नहीं, कोई ठाकुरवादी नहीं, सारा कुछ ठाकुर वहीं चल रहा है। तो वैसे ये 27 ओबीसी का कैबिनेट में आना है। अगर हम ही जातिवादी हैं, हम जाति के विनाश की बात करें, हम जाति के नाम पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक की बात करें, कि कैबिनेट ही नहीं, ये कैबिनेट दिखावा है, ये रबर स्टाम्प है। ये कैबिनेट बैठक में किसकी हिम्मत है मोदी और अमित शाह के सामने कुछ बोल पाएगा? ये मंत्री लोगों की कोई हैसियत बची है? नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की हैसियत देखने के बाद आपको लगता है कि 27 ओबीसी लोग कुछ बोल पाएंगे? ये भूपेंद्र यादव वाले ओबीसी हैं। ये ओबीसी कौन से वाले हैं? संघ वाले हैं, जिनको केवल जाति के नाम पर ओबीसी माना जा रहा है, जिनको दलित केवल जाति के नाम पर माना जा रहा है। हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय का मतलब क्या है पता है? जो अगर ये 27 लोग ओबीसी हैं जो कैबिनेट में हैं, तो 27 लोग एक प्रस्ताव पारित करें और नरेंद्र मोदी के सामने ये पेश करें कि जाति जनगणना इस बार होनी चाहिए। एससी और एसटी की जनगणना होती है, ओबीसी की जनगणना नहीं होती, जाति जनगणना कराओ। है हिम्मत इनकी? ये सारे लोग क्या कह सकते हैं कि अच्छा एक बार पूछ लीजिएगा इन मंत्रियों को कि मंडल कमीशन की कितनी अनुशंसाएं थी, कितनी लागू हुई? भागवत के उन्होंने तो नहीं पढ़ा होगा। ये सारे मनुस्मृति वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं होगा मंडल कमीशन क्या है। तो ऐसे ओबीसी का चेहरा दिखाया जा रहा है ताकि इस देश में आधी आबादी जिस ओबीसी की है, जो अभी सांस्कृतिक तौर पर उतना सजग नहीं है, जिसके कंधे पर हिंदुत्व का बोझा है, जिसने राम मंदिर में आगे आगे दंगा कराया था, जो ललई यादव और जगदेव बाबू को पढ़ न ले,
जो मंडल कमीशन और लोहिया को पढ़ने और सीखने न लगे, उनको भूपेंद्र यादव और अनुप्रिया पटेल इन जैसे ओबीसी के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि तुम आरएसएस के ओबीसी बने रहो। इसलिए इस देश के ओबीसी, दलित, इन सबको सजग होना चाहिए। मंत्रालय कौन सा दिया है? कोई औकात है इनकी? कोई कैबिनेट में बोल पाएगा? अगर है तो चलो जाति जनगणना पारित कराओ, मंडल कमीशन की बाकी अनुशंसाएं लागू कराओ। उधर तुम कैबिनेट में आ रहे हो, 12 महिलाएं आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। 27 ओबीसी आ रहे हैं और नीट में ओबीसी आरक्षण खत्म हो जा रहा है। तो ये कौन सा सामाजिक न्याय है? फेक ओबीसी जैसे नरेंद्र मोदी है, वैसे ही फेक ओबीसी ये 27 लोग हैं। ये ओबीसी इसलिए लाए गए हैं कैबिनेट में कि अब ओबीसी के साथ ज्यादा अन्याय किया जाए और उसका हाथ बनाएंगे इसी ओबीसी मंत्रियों को। ओबीसी का अन्याय करने के लिए ओबीसी को आगे करो। थावर चंद गहलोत दलित हैं और जब आरक्षण के विरोध में कोई फैसला लेना होता था तो थावर चंद गहलोत को संसद में खड़ा किया गया। वही बोलते थे खड़े होकर भूपेंद्र यादव को खड़ा किया जाता था। थावर चंद गहलोत को तो भेज दिया वहां पे राज्यपाल बना के, गए आप तो पर कुदर गए। इस देश में इस समय जो हो रहा है ना, रामनाथ कोविंद के दलित मुख्यमंत्री राष्ट्रपति होने के बाद क्या इस देश में हाथरस रुक गया था? क्या उन्नाव और हाथरस पर क्या रामनाथ कोविंद ने एक लफ्ज बोला? इसलिए जाति, हमारी राजनीति, हमारी आवाज अब इतनी दमदार हो गई है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके भी उनको जाति याद आ रही है। हमने अपनी राजनीति को इस बुलंदी पर पहुंचाया है कि जाति का डिस्कोर्स अब देश के सेंट्रल पॉलिटिक्स में हो गया। मगर उस डिस्कोर्स का मतलब यह कतई नहीं कि हमारी जाति बिरादरी वाले व्यक्ति को आप कुर्सी पर बिठा करके हमारे खिलाफ नियम पारित कराएंगे। लेकिन इससे फर्क तो पड़ेगा ना, जो लोग ओबीसी समुदाय से या दलित समुदाय से, जब वो देखेंगे कि उनके जाति का व्यक्ति कैबिनेट में चला गया, मंत्री बना दिया है, उसको कोई विभाग मिल गया है, तो उसका असर तो होगा। लोग उसको देखेंगे और खुश होंगे, क्योंकि हमने जनरली देखा है कि जाति एक अहम चीज़ है और लोगों के जब अपनी जाति से कोई नेता बनता है, भले ही आप वो संघ का है या किसी और का है, लेकिन एक संदेश तो गया और लोग उससे भ्रमित हो सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये खतरा है। हम जो बात कर रहे हैं इसीलिए तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर ओबीसी तबका आज इतना भी सजग नहीं है कि उसे पता नहीं है कि ओबीसी के साथ इस समय इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। 52% आबादी, 27% आरक्षण मिला, 50% की अपर लिमिट थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलने के बाद तो अपर लिमिट खत्म हो गई, तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार उसको तो 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 27 मिला, उसमें भी उनके कोटे भरे नहीं जा रहे हैं। तो जहां रिजर्वेशन है वहां तो ये हाल है, जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां आप में थोड़ा सा क्रीमी लेयर बना है और तो कहीं है नहीं। तो आपके साथ सबसे ज्यादा अन्याय। तो इसलिए इस तबके को अभी कल्चरली साउंड होना है, या अति दलित जो तबका है, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, या आदिवासी तबका है, निश्चित रूप से वह अपनी जाति के लोगों को बड़ी कुर्सी पर देख करके थोड़ा हो सकता है भ्रमित हो जाए। लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं, इस पूरे भारत में ओबीसी प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी। कहा गया ओबीसी तो देवगौड़ा भी थे, और देवगौड़ा को खड़े होकर बोलना थोड़ी पड़ा था कि मैं ओबीसी हूं, क्योंकि खोट नहीं थी देवगौड़ा में। देवगौड़ा के कैबिनेट में जाति जनगणना के लिए पास हुआ कैबिनेट के प्रस्ताव में, और उसके बाद अटल बिहारी के प्रस्ताव में वो गिर गया। पहली कैबिनेट जब बनी अटल बिहारी की, तो पहली कैबिनेट में उन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी। तो जो ओबीसी असल में है वो ये काम करेगा जो देवगौड़ा ने किया, जो वीपी सिंह ओबीसी न रहने के बाद भी कर गए। ओबीसी प्रधानमंत्री 7 साल होने वाला है, क्या मिला ओबीसी को, ये मेरा सवाल है। ओबीसी प्रधानमंत्री है ना, एक लफ्ज भी उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ओबीसी बोला हो तो बताइए। ओबीसी को बांटने के लिए तैयार बैठा है वो आदमी की। ओबीसी की यूनिटी जो है उस ओबीसी नाम पर ही तो है। 3743 जातियां, उसको ब्रेक करो। हर काम ओबीसी के खिलाफ किया। तो अब अगर प्रधानमंत्री रह करके वो आदमी ओबीसी का कुछ कल्याण नहीं कर पाया, तो ये 27 ओबीसी कुछ कर पाएंगे? यही हमारा काम है। हम जैसे लोगों का काम ये है कि जनता को ये समझाएं कि भाई आप अपनी जाति के व्यक्ति को, अनुप्रिया पटेल को क्या हुआ? अनुप्रिया पटेल पिछली बार कह रही थी कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो हम इस बार मंत्री नहीं बनेंगे।
राज्य मंत्री बना रहे थे, पहले थी मंत्री, राज्य मंत्री थी, अब की उन्होंने जिद किया, नहीं दिया, वापस यूपी चुनाव के पहले फिर राज्य मंत्री बना दिया आपने, फिर जाके समझौता। आप लोग अपनी जमीन खो रहे हैं, ये ओबीसी नेता जाकर जमीन खो रहे हैं और यहाँ आकर के कुर्सी पर इनको कह दिया गया पैसा कमाओ, अपनी पार्टी बचाओ, अगला चुनाव लड़ो, काम हम करेंगे। मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत देश चलाएंगे। तो ये लोग कोई मतलब अभी हमें जनता को ये समझाने की जरूरत है कि अपनी जाति के लोगों को अगर आप कुर्सी पर बैठ के वोट देंगे तो वो आपके हितों को बेच देंगे और आपके हितों को खत्म करने के लिए आप एक ही व्यक्ति को सामने रखा जाएगा। तो सजग करने की जरूरत है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है कि ऐसा हो सकता है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, क्यों आखिर रजत शर्मा और सारे ब्राह्मण पत्रकार मिलकर के इस देश में नरेशन चला रहे हैं कि बहुजन कैबिनेट बन गया, इतने ओबीसी बन गए, इतने दलित बन गए। एनडीटीवी ने तो ब्राह्मण सभा कर दी, पैनल में सारे के सारे ब्राह्मण और कह रहे हैं 5 ब्राह्मण बैठ के कह रहे हैं मंडल पार्ट 2 आ रहा है। ये सब एक प्रायोजित एजेंडा है। ये संघ के थोड़ा संघ सब में है ना, तो थोड़ा सा संघ एनडीटीवी में है, थोड़ा सा संघ जो है लिबरल लोगों में है, थोड़ा सा संघ कांग्रेसियों में है, तो सारे मिलकर नरेशन क्या चला रहे, दलित पिछड़े बन गए। ये इसीलिए तो चलाया जा रहा है कि वोट इसके नाम पर मिले। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये है एजेंडा और वो इसी पे वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत घातक होगा बहुजन लोगों के लिए। तो ये बड़ी बात लक्ष्मण यादव ने कही कि हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये छलावा जो है, कैमोफ्लेज जो बनाया गया है, उसमें पढ़कर अगर हम ये सोच लें कि हमारी जाति का आदमी मंत्री बन गया है और अब सब कुछ ठीक है, तो ये एक तरीके का छलावा होगा। क्योंकि हमें देखना है कि सत्ता के जो प्रतिष्ठान हैं, जो पद हैं, वहाँ पर हमें दावेदारी हमारी कितनी है, वहाँ पर क्या हमारे लोगों को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या हमारी नुमाइंदगी हो रही है, और जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो वाकई हमारे हक हकूक़ के लिए, हमारे अधिकारों के लिए सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये सरकार में जो मंत्री बने हैं, क्या ये वाकई हमारा भला करेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन इनके लक्षण देखकर तो यही लगता है कि भलाई की बात तो दूर की बात है, भूल जाइए, वो नहीं होने वाला। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि और लोग भी इस बात को समझ सके। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।